हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, क्या पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन और इसके कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब देखो, क्रम से देखो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आपने पढ़ाया नहीं। तो आप वीडियो यूट्यूब पे तो देखते हैं लेकिन क्रम से नहीं देखते, और क्रम से नहीं देखते तो फिर आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिल पाएगा। समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, इस साल में कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, चाहे वो एमपी बोर्ड में 2023 में आए या ना आए, मैं हर एक टॉपिक को करा रहा हूँ। अदर स्टेट वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, निरंतर पढ़ते चलें। सभी टॉपिक को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आपको मिल भी जाएगा बच्चों। चलिए, इसके पहले हमने बताया था परावर्तन। परावर्तन की कुछ पृष्ठभूमि हम चर्चा कर लेते हैं। परावर्तन है क्या बच्चों? प्रकाश किरणें किसी सतह पर टकराती है, प्रकाश किरणें किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद यदि उसी माध्यम में चली जाती है तो ये कहलाता है परावर्तन, ठीक है। इसके दो नियम थे, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर बराबर होते हैं। ये हमारा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण बच्चों, ये अभिलंब, तीनों जो है एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये दो नियम थे किसके? परावर्तन की। और आज हम बात करने वाले हैं अपवर्तन। अब देखो, परावर्तन और अपवर्तन दोनों प्रकाश के गुण हैं। ऑप्टिक्स चल रहा है जिसे बोलते हैं हम प्रकाशिकी। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, बत्तीकरण हो गया, ध्रुवण हो गया, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो उसी को हम आज पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। अब देखो, परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश किरणें किसी सतह पर टकराई और टकराकर उसी माध्यम में वापस हो गई, ये आपका परावर्तन है बच्चों। और अपवर्तन क्या कहलाता है? अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है, प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद वो दूसरे माध्यम में चली जाती है, मतलब उस सतह को पार कर जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी किसी सतह पर टकराती है और वो माध्यम को पार कर जाती है, सिंपल है। तो ये जो परिघटना है अपवर्तन। अब देखो, परावर्तन मतलब लौट जाना, लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं है, अंदर तक चला जाना। जैसे मान लीजिए एक बर्तन में पानी रखा हुआ है, आप देखते हो कि पानी के अंदर एक कचरा भी चला जाता है तो हमें अंदर तक दिखता है कि बर्तन में नीचे कहीं एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर भी हमें दिखाई दे गया, क्योंकि वहां पर प्रकाश का बर्तन हो रहा है। लेकिन वहीं पे एक मान लीजिए बंद पात्र है और उसमें पानी भरा है, तो फिर आप देखोगे तो पानी नहीं दिखेगा, क्योंकि बंद पात्र में उसमें प्रकाश का बर्तन नहीं हो पाता। खुले पात्र में प्रकाश का बर्तन होगा। यदि मान लीजिए एक बाल्टी ले लीजिए आप, उसमें लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दो अंदर, तो आप उस टुकड़े को देख पाओगे। इसका कारण क्या? प्रकाश का बर्तन हो रहा है। मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो जब प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाए तो वहां पर प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, मतलब प्रकाश जो है उसी माध्यम में लौटकर ना जाकर दूसरे माध्यम में चली जाए। मैं जैसे बता ही रहा हूं भाई साहब कि मान लीजिए पानी भरा हुआ है, तालाब में पानी भरा है, सिंपल है, ठीक है। अंदर तक की कोई वस्तु यदि मान लीजिए शुद्ध पानी है और ज़्यादा गहरा तालाब नहीं है, तो फिर अंदर के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी नजर आ जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई कांच है, कांच के नीचे कोई वस्तु है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है, वो वस्तु हमें दिखाई देती है क्योंकि कांच में अपवर्तन हो रहा है। लेकिन वहीं पे लोहे की चद्दर है, चद्दर के नीचे कोई वस्तु है तो अब चद्दर के ऊपर से देखो तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर प्रकाश अपवर्तित नहीं हो पाता, वहां पर प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती है बच्चों। प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस हो गई, मतलब वो क्या हो गई? परावर्तित हो गई। लेकिन वही प्रकाश किरण बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई, हाँ अपने मार्ग से विचलित हो सकती है। विचलित का मतलब यह होता है कि जिस रेखा पे आ रही उसी सीधी रेखा में न जाकर के थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। तो ये जो परिघटना है हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सिंपल है बच्चों। चलो देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी तक मैं क्या बक रहा था? यही चीज तो है। व्यापक रूप से माध्यम बदल जाने के कारण प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाता है और प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब दूसरी परिभाषा, अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही। अब कहोगे भाई परावर्तन में तो परावर्तन एक ही माध्यम की होने वाली घटना है, परावर्तन जो है एक ही माध्यम में होता है, लेकिन अपवर्तन जो है इसमें दो माध्यम चाहिए ही चाहिए। बिना दो माध्यम के अपवर्तन संभव नहीं है। अपवर्तन में एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाएगी, तो अपवर्तन में हम कह सकते हैं कि अपवर्तन में दो माध्यम होना जरूरी है। लेकिन वहीं पे परावर्तन की बात करें तो परावर्तन में केवल एक ही माध्यम होना चाहिए। कभी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या एक माध्यम में
अपवर्तन संभव है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अपवर्तन का सिद्धांत ही है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वो अपने मार्ग से विचलित होगी। विचलित तो होगी, क्यों? क्योंकि आप अपने घर के माहौल में बेहतर रूप से पढ़ रहे हो, रह रहे हो, लेकिन आपको यदि किसी दूसरे घर के माहौल में भेज दिया जाए तो आप अपने माइंड से विचलित होंगे, ये डेफिनेट है। अभी एक अच्छे दोस्त के साथ आपका संगत है, बेहतर रूप से आप पढ़ रहे हो, लेकिन वहीं पे यदि गंदा दोस्त आपके साथ आ जाए तो आपका ध्यान भटक जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे बच्चों। ऐसे ही हर एक के साथ होता है। प्रकाश किरण भी एक माध्यम से आ रही है, दूसरे माध्यम में जाए तो विचलित तो होगी ही होगी। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, ये हमारा पहले वायु माध्यम रखा गया, वायु के बाद यहां पे कांच है, फिर वायु है। अब देखो यहां पर डायग्राम में ये बताया गया कि 3 माध्यम है भाई साहब। पहले वायु है, क्या है? वायु, ठीक है, एक वायु ले लिया गया, फिर कांच, ठीक है, और फिर आपका वायु। अब प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आ रही थी, ठीक है, इस पे एक अभिलंब होगा। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास झुक जाती है, अभिलंब के पास झुक जाती है। यहां पे टकराई, यहां भी अभिलंब होगा, और फिर से विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अपवर्तन का सिद्धांत है कि जब प्रकाश किरण, ये वायु विरल है ना कांच से, आप खुद सोचो कि वायु के जो कण हैं दूर दूर रहते हैं, कांच का जो कण है पास पास रहते हैं, इसलिए कांच का कण हम सघन बोलते हैं। कांच को सघन मानकर चलते हैं, वायु को विरल मानकर चलते हैं। तो वायु से प्रकाश किरण प्रवेश कर रही थी कांच में, तो अभिलंब की ओर झुक गई। इसका कारण क्या है बच्चों? अभिलंब की ओर झुकने का कारण ये है कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, और जब यही विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो पुनः अभिलंब से दूर हटती है। यही चीज देखो डायग्राम में उपस्थित है। परावर्तन के 2 नियम थे, यहां पर अपवर्तन के भी 2 नियम हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरा पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। जैसे आप यहां पर देखो, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। समतल पृष्ठ के तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यहां पर भी 3 है, एक इसके लिए ये आपतित किरण है, अरे इस बिंदु के लिए ये जो हमारा PQ आपतित किरण है, लेकिन R बिंदु के लिए हमारा QR आपतित किरण है। दोनों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है बच्चों, जरूरी नहीं रह सकता कि एक ही किरण 2 बिंदुओं के लिए सेम आपतित किरण हो, ऐसा नहीं है। यहां पर PQ आपतित किरण है और QR अपवर्तित किरण। हम इस बिंदु की बात करें, इस बिंदु के लिए QR आपतित किरण और RS अपवर्तित किरण। अपवर्तित मतलब जो दूसरे माध्यम में चली गई, सिंपल है। तो आपतित किरण, यदि मैं इस बिंदु के लिए लेकर चलूं तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो समतल है ना, ये समतल का अभिलंब जो है, तीनों एक ही समतल, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, साइन आई बटा साइन आर बटा म्यू। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं बच्चों? स्नेल का नियम। साइन आई बटा साइन आर, इसे कहते हैं स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर। चीजें क्लियर है? ये साइन आई बटा साइन आर म्यू, स्नेल का नियम। कोई दिक्कत तो नहीं है? अपवर्तन का नियम भाई 2 है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरा पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा, किसी भी 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम साइन आई बटे साइन आर के रूप में व्यक्त करते हैं, और इसे ही बच्चों कहते हैं स्नेल का नियम। लिख लो आप लोग, इसे ही कहते हैं स्नेल का नियम, लिख लो, ठीक है। क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं माध्यम के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों माध्यम के बारे में, क्योंकि माध्यम के बिना अपवर्तन तो होना संभव नहीं है, और बिना 2 माध्यम के अपवर्तन नहीं हो सकता। ये चीज आपको लिख के रखना है, ठीक है। तो भाई साहब, माध्यम, जिन पदार्थों में प्रकाश संचरित हो जाता है उन्हें माध्यम कहते हैं। मतलब किस प्रकार का माध्यम चाहिए अपवर्तन के लिए, जिसमें प्रकाश संचरित हो सके। ऐसे नहीं कांच का दीवार की जगह मान लीजिए लोहे का दीवार खड़ा कर दो, और फिर कहोगे सर इसमें प्रकाश किरण संचरित नहीं हो रही है, इसमें भी अपवर्तन होना चाहिए। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि यदि एक लोहे का पात्र ले लो, बंद पात्र ले लो, उसमें पानी भी भर दो तो उसमें अपवर्तन समझ में नहीं आएगा। खुला पात्र होना चाहिए जिसमें पानी हमको दिखे, तभी अपवर्तन समझ में आएगा। तो वही माध्यम ऐसा हो जिसमें प्रकाश संचरित हो सके, वहां पर ही प्रकाश का अपवर्तन संभव होगा। अब माध्यम 2 प्रकार से होता है, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम।
सिंपल है, विरल का मतलब जिसके कण थोड़ी से दूर दूर हो, तुलनात्मक रूप से उनका घनत्व यानी कण दूर दूर हो। तुलनात्मक रूप से किसी चीज के सापेक्ष हम तुलना करें तो उनके कण जो है दूर दूर हो। जैसे एग्जाम्पल में पानी ले लो और कांच, तो पानी थोड़ा सा विरल हम समझेंगे और कांच को थोड़ा सघन समझेंगे। या वायु और कांच ले लो, सबसे अच्छा, तो वायु को हम क्या समझेंगे, विरल समझेंगे, कांच को क्या समझेंगे, सघन समझेंगे। तो विरल किसे बोलेंगे, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम हो, तुलना करें किसी से और उसका घनत्व तो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर वो विरल माध्यम कहलाता है। जैसे कांच की तुलना में वायु विरल माध्यम है, कांच की तुलना में जल भी क्या है, विरल माध्यम है। और जब वहीं पे हम सघन माध्यम की बात करते हैं कि जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। अब इसके अपोजिट कर दो कि वायु की तुलना में कांच सघन है, जल की तुलना में कांच सघन है, और यदि इसका हम विरल माध्यम में कहें तो कांच की तुलना में वायु विरल है। और मान लीजिए यहां पर हम बात करें कांच की तुलना में जल विरल है। सिंपल है। सघन और विरल के बारे में तो जानते हो भाई साहब कि सघन क्या है, विरल क्या है। विरल मतलब तुलनात्मक रूप से तुलना हम करें, बिना दो चीजों के माध्यम से हम सघन या विरल को हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो सघन और विरल को परिभाषित करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, दो माध्यम चाहिए। दो माध्यम के बीच में तुलना करेंगे तो हमें समझ में आएगा कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रकाश किरण जा रही है, तो यहां पर विरल माध्यम किसको मानकर चलेंगे बच्चों, विरल माध्यम कहीं ना कहीं वायु, और सघन माध्यम किसको मान सकते हैं, कांच को मान सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ चीजें, प्रकाश जब सघन या विरल में जा रही है तो पहले भी बता दिया कि जब प्रकाश, एक चीज तो मैंने अभी बताया था बर्तन में कि प्रकाश किरण यदि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए तो फिर अभिलंब से दूर हटती है। ये चीज आप लोग नोट कर लिया करो, एक एक शब्द नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर रूप से तैयारी करते चलो। आपको नोट्स भी नहीं बनाना है तो फिर 100 रुपये तो ही चार्ज लगता है वन सब्जेक्ट के, 100 रुपीज चार्ज ओनली। हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बेहतर रूप से आपकी तैयारी हो सकती है। मात्र 100 रुपये, केवल थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा था बच्चों, इसलिए थोड़ा सा यार पैसे तो लेना पड़ेगा, बिना, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, सबके जीवन में थोड़ी खर्चे होती है। 100 रुपये मात्र लेता हूं और बेहतर रूप से हैंड रिटेन प्रॉपर नोट्स देता हूं। जो आपको पढ़ा रहा हूं यही नोट्स मिलेगा आपको, समझ रहे ना। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुकती है। ये डायग्राम जो भी आपको दिखा रहा था ना, यहां पर देखो जरा, ये लिखना होगा तो लिख लेना कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में यदि प्रकाश किरण जाती है तो ये इसका अभिलंब है mn। तो ये आपका मान लीजिए यहां पर pq कर देते हैं, तो pq आपतित किरण है, qr अपवर्तित किरण है। तो ये जो pq है बच्चों आपतित किरण है, जैसे यहां से टकरा करके सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहले ही बताया गया कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुकती है कि नहीं, बिल्कुल झुक जाती है। इस स्थिति में कौन कोण बड़ा होगा बताओ, आपतन कोण की अपवर्तन कोण। इस स्थिति में आपतन कोण का मान बड़ा होगा अपवर्तन कोण से। अभी भी देख लो, आपतन कोण ये है, अपवर्तन कोण ये है, कौन बड़ा है, आपतन कोण नजर आ रहा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो विरल माध्यम में जो आपतन कोण है उसका मान अधिक होगा सघन माध्यम से। ये चीज आपको तैयार रखना बच्चों, ठीक। आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होगा, ठीक है, अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। विचलन का मतलब है कितना आई में से कितना आर, विचलन मतलब कितना भाई विचलित हुआ, तो अधिक वाले में से कम को घटाएंगे। विचलन मतलब यही होता है कि भाई आई कोण से आपतित हो रहा था, आर कोण से अपवर्तित हो रहा है, तो अधिक कितना है भाई, आई अधिक है, तो इसमें आर को घटा देंगे तो ये पता चलेगा कि कितना विचलन कोण निकल कर आ रहा है। जब प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन, अभी आप क्या देख रहे थे कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर झुकती है। विरल से जब सघन की ओर जाए तो अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन वही सघन से जब विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हटती है। सिंपल है, पहले ही बताया। अब इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन से छोटा होगा, यानी आई का मान छोटा है भाई आर से, आई का मान छोटा है किससे, आर से, ठीक है, आई का मान छोटा है आर से। इस स्थिति में उल्टा हो जाएगा,
आर में आई को घटाएंगे, क्योंकि भाई कितना विचलन हो रहा है तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो विचलन कोण आ जाता है हमेशा, कि प्रकाश किरण का कितना विचलन हुआ यहां से निष्कर्ष निकल जाता है। अब जैसे बच्चों कहा गया कि अपवर्तन के नियम में कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। देखो जरा, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई बटा साइन आर एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक, ये म्यू याद रखो। तो अपवर्तनांक को बांटा भी गया है कि भाई साइन आई बटा साइन आर एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक के प्रकार पहला हम देखेंगे निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, कहां से? वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष कब बोलेंगे? जब वायु या निर्वात के आधार पर हम तुलना करेंगे। किसी भी माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो मान लीजिए वायु या निर्वात में कितना, ठीक है, और वो अन्य माध्यम में जा रहा है वायु या निर्वात से, तो उसका अपवर्तनांक कितना है वही कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। कुल मिलाकर प्रकाश किरण कहां से जा रही है? वायु या निर्वात से किसी माध्यम में, उस स्थिति में जो भी अपवर्तनांक निकलेगा उसे हम बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, और कुछ भी नहीं लिखना है, सिंपल है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या लिखकर चलेंगे? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब यह है जैसे मान लीजिए कांच से पानी में या पानी से कांच में जाए। यदि हम कह देंगे कि वायु से कांच में जा रहा है, वायु से जल में जा रहा है, तो हमारा यह निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। और सापेक्ष अपवर्तनांक की बात आएगी बच्चों, तो सापेक्ष अपवर्तनांक में आप समझ सकते हो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कोई प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, वायु में सॉरी आप जल ले लो, पानी ले लो, तो कांच से पानी में जाए। यदि वायु से कांच में जा रहा, वायु से जल में जा रहा, तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। लेकिन बच्चों यदि कोई प्रकाश किरण जल से कांच में जा रहा है या कांच से जल में जा रहा है, एक निश्चित पर्टिकुलर माध्यम में यह प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है, तब वहां पर सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाया। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब समझ गए कि जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से होकर प्रवेश करती है और किसी माध्यम में जाती है, वहां पर जो अपवर्तनांक आएगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल है, ये चीज होता है बच्चों। अपवर्तनांक के प्रकार दो हैं। अब यहां पर एक चीज और है, अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर करती है, ये आज का आखिरी टॉपिक है। एक तो माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, कि माध्यम के जोड़े कैसे हैं, जैसे सघन है कि विरल है। माध्यम के घनत्व पर, ठीक है, कांच है या कि वायु है या कि जल है, क्या चीज है। प्रकाश के रंग पर, वही प्रकाश किस तीव्रता के साथ आ रहा है, किसका तरंगदैर्घ्य कम है अधिक है। भाई जो ज्यादा फैल रहा है तो फिर उसके अपवर्तनांक में डिफरेंस आ जाएगी। माध्यम के ताप पर, जिस माध्यम से होकर आ रहा है उसका ताप कितना है, इन चार चीजों पर निर्भर करती है। ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसे ही क्वेश्चन, इसका डिटेल नहीं बने, लेकिन ये तो पता होना चाहिए किस किस पर निर्भर करता है। चार ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा ऐसा भाग है जिस पर अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है, तो तीन ऑप्शन इसमें दे देगा और कोई एक और ऑप्शन दे देगा। सिंपल है। तो अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर करता है? एक तो माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर, माध्यम के जोड़े की प्रकृति क्या है। दूसरा माध्यम के घनत्व पर, तीसरा प्रकाश के रंग पर, और चौथा माध्यम के ताप पर। ये चार चीजें आपको तैयार करना है। किस किस पर बच्चों? माध्यम के जोड़े की प्रकृति, कि माध्यम के जोड़े कैसे हैं। माध्यम के घनत्व कितना है। प्रकाश के रंग पर, जो प्रकाश किरण आ रही है उसका रंग कितना है। माध्यम के ताप पर, तापमान कितना है। इन पर निर्भर करती है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। हम बेहतर रूप से आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे बच्चों। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।